हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजिल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ केवीएस पैडागोजी के एक स्पेशल मैराथन सेशन यहाँ पे शुरू किया था, जिसके अंदर हमें केवीएस के न्यू सिलेबस के अंदर जो 5 यूनिट दे रखे उनको मैंने एक एक करके आपके साथ डिस्कस किया। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूनिट 5 को कवर करने वाली हूँ, जो कि है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। और इससे पहले की यूनिट्स जो है मैंने आप लोगों के साथ मैराथन फॉर्म में यहाँ पे कवर कर ली हैं। अगर आपके आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो आप उन यूनिट्स को भी देख सकते हैं, ताकि आपके एक फाइनल रिवीजन यहाँ पे हो जाए, वो भी शॉर्ट या प्रिसाइज फॉर्म में। तो चलिए आज की ये इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं, जो कि है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। और अगर हम जो पैडागोजी का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है इसके अकॉर्डिंग देखें तो देखिए यहाँ पे पीआरटी में जो आपकी पैडागोजी है वो 60 मार्क्स की पूछी जा रही है, जबकि पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन जो है आपका 10 नंबर यहाँ पे ये वेटेज रखता है। इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी में भी ये टॉपिक आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस यूनिट की बात करें कि पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए एजुकेशन पॉलिसीज जो आपकी बनी हैं, यानी कि शिक्षा संबंधित जो आपकी नीतियां बनी हैं ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो आपके करंट में सबसे करंट नीति है यानी कि एनईपी 2020, इसको हमें और डिटेल में पढ़ना है। इसमें आपका एफएलएन हो गया, ईसीसी हो गया, जो हमने यूनिट 2 में भी आपका पढ़ा है। साथ ही साथ यहाँ पे इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले गए वो सारे हमें कवर करने हैं। और इसके अलावा हमें चाइल्ड राइट्स आरटीई के बारे में हमें इस यूनिट के अंदर दे रखा है। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करें, ताकि फाइनल आपका रिवीजन यहाँ पे हो सके। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमें पढ़नी है एजुकेशन पॉलिसीज। अब देखिए आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कौन सी एजुकेशन पॉलिसीज पढ़ें। तो देखिए यहाँ पे हम इंडिपेंडेंस के बाद वाली सारी एजुकेशन पॉलिसीज एक एक करके पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे एनईपी से ये रिलेट करते हुए चीज़ें चलेंगी। तो चलिए हम सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस के बाद पहली पॉलिसी बनी थी उसको जरा डिस्कस करें, जो कि आपका एनपीई 1968। एनपीई का फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर ये आपकी शिक्षा नीति यहाँ पे बनाई गई थी, जो कि 1968 में थी। अब देखिए इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली पॉलिसी क्यों बनी थी, इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे जान लेते हैं। अगर हम इसके पीछे की हिस्ट्री यहाँ पे जानने लगे तो हमें पता चलेगा 1964 से लेकर 1966 इन 2 सालों के बीच में यहाँ पे हमारे सामने आया था कोठारी कमीशन। क्या आया था? कोठारी कमीशन, जिसके अंदर हमें एक रिपोर्ट यहाँ पे दी गई, जिसके अंदर ये बताया गया कि हमारे एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे एक तरीके से उसको सुधार की जरूरत है। और इसके अंदर हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म बताया गया, रैशनल रीस्ट्रक्चरिंग। रैशनल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि हमारे जो शिक्षा का जो एक ढांचा बना हुआ है, जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, जिससे क्या हो कि बच्चों के जो शिक्षा स्तर है, बच्चों की जो एक हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का जो लेवल है उसको और बेहतर और सुधारा जा सके। तो देखिए यहाँ पे जो रैशनल रीस्ट्रक्चरिंग के बाद अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि किसके अंदर की गई थी, तो आप बोलेंगे कोठारी कमीशन के अंदर की गई थी, जो कि एक रिपोर्ट यहाँ पे है, जो कि 1964 से लेकर 1966 के बीच में रखी गई। अब देखिए अगर हम कोठारी कमीशन के ये जो रैशनल रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे सामने यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहली पॉलिसी आई वो क्या आई? आपकी एनपीई यहाँ पे 1968 में। अगर आप गूगल भी करेंगे एनपीई 1968 तो कुछ कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड आ जाएंगे, जो पॉइंट हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये जो आपकी पॉलिसी थी, इस पॉलिसी की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली पॉलिसी कौन सी आई? 1968 एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा देखिए इसके अंदर सबसे पहले जो हमें आरटीई के तहत बात की गई कि हमें क्या करना है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बच्चे को देना है, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चे को देनी है।
कौन सी एज तक, यहाँ पे 14 ईयर्स तक, यानी कि 14 साल तक के बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, जो कि हमें आरटीई में भी अलग से ये चीज़ मेंशन की गई है। तो आरटीई का जो पॉइंट है वो यहाँ से आपका उठाया गया है। इसके बाद यहाँ पे हमें डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के विकास की यहाँ पे बात की गई, और साथ ही साथ बहुभाषिता की यहाँ पे बात की गई कि हमें क्या करना है, हमें एक से ज़्यादा भाषा कक्षा के अंदर सिखानी है, ताकि बच्चे कैसे हो सके, बच्चे यहाँ पे बहुभाषी हो सके, बच्चे यहाँ पे मल्टीलिंगुअल हो सके। तो देखिए ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए जो कि इसके अंदर यहाँ पे बताए गए। इसके अलावा अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, यानी कि बच्चों के अंदर किस तरीके की योग्यता है, बच्चे किस चीज़ के लिए यहाँ पे योग्य हैं, बच्चे की एक तरीके से टैलेंट या फिर आप कह लीजिए कौशल, जिसे हम स्किल के नाम से जानते हैं, उसको हमें आइडेंटिफाई करना, उसको हमें पहचानना आना चाहिए। इसका पहचान हम लोगों को करना है, हम इनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अगर हम इसे पहचान पाते हैं तो यहाँ पे हम बच्चों के टैलेंट के अनुसार, बच्चे के कौशल के अनुसार हम वो काम कर पाएंगे, और साथ ही साथ बच्चे के टैलेंट को हम और इम्प्रूव कर पाएंगे और बेहतर बना पाएंगे। ये यहाँ पे 1968 की पॉलिसी में बोला गया। इसके अलावा यहाँ पे साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की भी बात की गई कि हमें विज्ञान की शिक्षा को यहाँ पे एक तरीके से बढ़ावा देना है, और रिसर्च यानी कि जो आपका खोज होता है, खोजबीन होती है, इसको यहाँ पे एक तरीके से इनोवेशन को बढ़ाना है, यहाँ पे आविष्कार को बढ़ाना है, इस चीज की यहाँ पे बात बोली गई। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बोला गया आपका एनपीई 1968 में कि हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें रीस्ट्रक्चरिंग की बात बोली गई थी, किसमें, कोठारी कमीशन में। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दी गई कि हमें क्या करना है, हमें अपने स्कूल का जो स्ट्रक्चर रखना है वो 10+2+3 का आपका स्ट्रक्चर रखना है। ये यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई कि हमें ऐसा करना चाहिए। ये सारे पॉइंट एक एक करके मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आपकी स्वतंत्रता के बाद आई थी, इंडिपेंडेंस के बाद आई थी, वो कौन सी थी, वो आपकी थी एनपीई 1968, जो कि आपका इंडिपेंडेंस के बाद पहली पॉलिसी थी। इसके अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी कि आरटीई की बात की गई कि 14 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ यहाँ पे हमें भाषा के विकास का यानी कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट की भी बात बोली गई। इसके अलावा यहाँ पे बोला क्या गया है कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, जो बच्चों की योग्यता है, उसका क्या करना है, पहचान करना है, उसका उसको आइडेंटिफिकेशन करना है। इससे क्या होगा कि अगर हमें पता होगा कि बच्चे में ये टैलेंट है, ये कौशल है, तो हम उसे और बढ़िया तरीके से उसको बढ़ावा दे सकते हैं कि उसे और निपुण उसे बना सके। इसके साथ साथ हमें साइंस एजुकेशन को, विज्ञान शिक्षा को, और साथ ही साथ रिसर्च को यानी कि खोज को बढ़ावा देना है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इससे क्या होगा, बच्चा कोई चीज़ रट के नहीं सीखेगा, और वैसे भी रटने वाली पद्धति को हमें छोड़ के बच्चे को एक खोजकर्ता बनाना है, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है, वो भी किसका, ज्ञान का, यहाँ पे नॉलेज को वो कंस्ट्रक्ट कर सके। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई, क्योंकि यहाँ पे कोठारी कमीशन के अंदर भी बोला क्या गया था कि हमें यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग करना है, रैशनल रीस्ट्रक्चरिंग करना है, यानी कि एक तरीके से हमें ढांचे पे काम करना है। तो ढांचा यहाँ पे बनाया गया 10+2+3। ये देखिए 10+2+3 का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया गया। अब इसके बाद जो अगली आपकी पॉलिसी आई वो आई आपका एनपीई 1986। देखिए 1968 के बाद डायरेक्ट 1986 आया, जो कि आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन था। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे यहाँ पे काम किया गया। सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे जो एजुकेशन है, जो आपका शिक्षा है, उसका यहाँ पे जो आपका ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो आपका बनाया गया क्या, यहाँ पे 10+2+3 का, यानी कि क्लास 10 तक की पढ़ाई को 10 तक का रखा गया। इसके अलावा 11th 12th को यहाँ पे 2 बोला गया, और 3 यहाँ पे
ग्रेजुएशन के आपका स्तर की बात की गई। तो अभी तक आपका यहाँ पे NEP 2020 आने से पहले हमारे जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर था वो आपका क्या था, 10+2+3 का आपका ये स्ट्रक्चर रखा गया था। इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पे जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जिसकी बात यहाँ पे आपका NEP 2020 भी करता है, जो कि हमारा ECCE के नाम से जाना जाता है, इसकी सबसे पहले बात आपकी 1986 में यहाँ पे की गई थी कि हमें प्रारंभिक एक तरीके से प्रारंभिक तौर पे हमें बच्चों का ध्यान भी रखना है और उनकी शिक्षा का भी स्तर हमें बढ़ाना है। क्यों? वही बात है कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट कब हो जाता है, यहाँ पे 6 वर्ष तक हो जाता है, इस वजह से हमें ECCE को प्रमोट करना है। पर इस चीज में ज्यादा जोर कब दिया गया, यहाँ पे NEP 2020 के बाद, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने की भी बात की गई कि हमें एक फ्रेमवर्क बनाना है जिससे यहाँ पे पता चले कि यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक तरीके से क्वालिटी होनी चाहिए, टीचर्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमारी शिक्षा का क्या स्तर होना चाहिए, हमें शिक्षा किस तरीके से पेश करनी है, एग्जामिनेशन को किस तरीके से बनाना है, हमें परीक्षाओं को बर्डन नहीं बनाना, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीखे। इन सभी चीज़ों की बात यहाँ पे बोली गई। इसके अलावा यहाँ पे हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि समान अवसर की यहाँ पे बात दी गई कि अगर हम बच्चों को समान अवसर यहाँ पे प्रदान करेंगे तो बच्चा उसी तरीके से चीज़ों को सीखेगा। तो समान अवसर की बात भी हम लोगों को यहाँ से की गई है। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन फॉर माइनॉरिटी यानी कि ऐसे बच्चे जो कि यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जिसे हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी बोलते हैं, उनकी यहाँ पे शिक्षा को यहाँ पे ध्यान में रखने की बात बोली गई। देखिए, इससे पहले क्या होता था, जो अपर कैटेगरी के जो बच्चे होते थे उनको यहाँ पे हक था कि वो शिक्षा का अधिकार उन्हें दिया जाता था। बट यहाँ पे आते आते क्या बोला गया कि हमें जो माइनॉरिटी ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पे भी हमें ध्यान देना है, उनके लिए अलग से प्रोविजन करने हैं और साथ ही साथ यहाँ पे उन्हें मेन स्ट्रीमिंग के अंदर लेके आना है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि हमें कक्षा में जो हम पढ़ाएं उसमें हम बाल केंद्रित तरीके से इस तरीके से पढ़ाएं, यानी कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच की बात यहाँ पे की गई। अब देखिए, अभी तक हम लोग जब पढ़ते हैं या फिर हम लोग जब CDP के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग मेनली यही बोलते हैं कि हमें बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या फिर लर्नर सेंटर अप्रोच से पढ़ाना चाहिए। बट इसकी शुरुआत यहीं से हो गई थी 1986 से। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग लाइफ एजुकेशन, ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लॉन्ग लाइफ एजुकेशन मतलब शिक्षा ऐसी हो जो कि एक 4 दीवारी तक सीमित ना रहे, बच्चे को वो चीज़ सिखाओ जो बच्चे को स्कूल के बाहर उसके जो नॉर्मल लाइफ में भी उसको वो चीज़ सीखने में, वो चीज़ समझने में मदद करे। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन फॉर इक्विटी यानी कि हमने सबको इकट्ठा कर लिया पर सबको समानता देने की यहाँ पे बात आई, सबको समान अधिकार देने की बात आई, तो इक्विटी की बात भी यहाँ पे बोली गई। तो देखिए, यहाँ पे हमने अभी 2 पॉलिसीज डिस्कस कर लिए हैं। 2 पॉलिसीज में यहाँ पे NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है 1986 में है, जिसके अंदर कुछ यहाँ पे बातें बोली गई, जिसके अंदर लास्ट में ये बोला गया कि एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो 10+2+3 यहाँ पे कर दिया जाए, जो कि 1986 तक आते आते इस चीज को यहाँ पे अपनाया गया और ये स्ट्रक्चर अभी तक भी चल रहा था। और इसके अंदर ECCE की बात पहल की गई कि यहाँ पे हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की हमें बात बोली गई। इसके अलावा NCF का फ्रेमवर्क रखने की बात बोली गई, यहाँ पे हमें समान अवसर देने की बात बोली गई। इसके अलावा माइनॉरिटी ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा पे भी ध्यान देने की बात बोली गई। हमें बोला गया चाइल्ड सेंटर अप्रोच से यहाँ पे पढ़ाओ, हमें ऐसे एजुकेशन यहाँ पे दो जो बच्चे की लॉन्ग लाइफ के लिए हो। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 2 अलग अलग पॉलिसीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे 2012 और 2020 में हमारे सामने 2 और पॉलिसीज आई थी। यहाँ पे नेशनल पॉलिसी आपकी बनाई गई यहाँ पे ICT के लिए। ICT क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस पे एक अलग सा टॉपिक भी हमें हमारे सिलेबस में दे रखा है। अब देखिए, ये ICT की आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको जरा समझते हैं।
अगर हम कंप्यूटर नॉलेज को अपनी शिक्षा के साथ जोड़ें तो इससे हमारी जो टीचिंग लर्निंग है, एक तरीके से टीचिंग लर्निंग अप्रोच आपकी और बेहतर हो पाएगी। इसके अलावा आपकी जो शिक्षा है, जो आपकी एजुकेशन है, वो आपका कोई भी एक्सेस कर पाएगा, वो भी घर बैठे, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग भी यहाँ पे हो पाएगी। जैसे कि अभी हम लोग ही कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हुए, बट यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस टर्म में भी आप चीज़ें सीख रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे जो रिसोर्सेस होते हैं वो भी आपकी ईजी हो जाएंगे। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनकी नीड्स भी यहाँ पे पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में भी मदद मिल सकती है, जैसे कि टाइम टेबल बनाना, रिपोर्ट कार्ड बनाना, इसके अलावा अटेंडेंस शीट रखना। पहले क्या होता था, सारे पेन पेपर वर्क होता था, बट अब जब से आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई है तब से ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई है। इसके अलावा आईसीटी का जो एक नॉलेज है बच्चे को, वो वोकेशनल लर्निंग में भी चीज़ों में हेल्प करेगा। इसके हम 3 लेवल बता सकते हैं। एक सबसे पहले बेसिक लेवल, जिसमें बच्चा कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जो बेसिक चीज़ें सीखता है, जो कि हम बेसिक फॉर्म में इस बच्चे को सिखाते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट फॉर्म में बच्चा कुछ एप्लीकेशन को यूज़ करना, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, अनस्टॉल करना, ये सब चीज़ें सीखेगा। इसके अलावा एडवांस फॉर्म में बच्चों के जो पाइथन वगैरह पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटर कोडिंग वगैरह पढ़ाई जाती है, C++ की आपकी ट्रेनिंग होती है, वे सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं जो कि आईसीटी के अंदर आपका इंक्लूड की गई। जैसा कि मैंने कहा कि इसको लाने का फ़ायदा क्या है, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपकी ईजी हो जाएगी। ईजी तो क्या, हम लोगों को इनोवेटिव तरीका यहाँ पे हमें मिलेगा। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पे हो पाएगा। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि कुछ आपकी ई लर्निंग, जैसे ई पाठशाला, दीक्षा, या आपके कुछ ऑनलाइन पोर्टल हैं जहाँ पे आप एनसीईआरटी की बुक एक्सेस कर सकते हो, आप ई कंटेंट आप पढ़ सकते हो। वो सारा किसके अंदर आ रहा है, वो सारा आपका आईसीटी के अंदर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है, अब फॉर एग्जांपल मुझे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लास में समझाना है, तो देखिए प्लांट में मैं डायरेक्ट नहीं दिखा सकती, बट अगर मैं कोई वीडियो बच्चों को दिखाऊं जिसमें फोटोसिंथेसिस में लाइट आपकी एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी आपकी कैप्चर हो रही है, यहाँ पे हम स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज को दिखा पा रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को रिलेट कर पाएगा, उस चीज़ को विजुअलाइज कर पाएगा, तो यहाँ पे बच्चा उस चीज़ को और अच्छे से सीखेगा। इसके अलावा जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता बट उसको दिखाई पड़ता है, तो हम उसे कोई इमेजेस वगैरह दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनकी नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। साथ ही साथ हम लोगों को एज अ टीचर, हम लोगों को बहुत सारे काम स्कूल करिकुलम के अंदर करने पड़ते हैं, जैसे कि हम लोगों को रिपोर्ट कार्ड बनाना है, लेसन प्लान बनाना है, हम लोगों को अटेंडेंस शीट बनानी है, चार्ट शीट बनानी है, पोर्टफोलियो बनाना है। ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम में होता था कि बच्चों का पेपर हुआ, बच्चों के पेपर के हमने मार्क्स सारे के सारे हमने क्या किए, एक पेपर में उतार लिया। अगर वो पेपर गायब हो गया तो हमारे सामने सारा डेटा चला गया। बट क्या है, अब चीज़ें कंप्यूटराइज हैं। हाँ, उसकी जो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों ही होती है, बट कंप्यूटराइज है तो उसका कुछ ना कुछ बैकअप हमारे पास रह जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बच्चों के डेटा वगैरह, बच्चों का जो पास्ट रिकॉर्ड है, प्रेजेंट रिकॉर्ड है, सब कुछ हमें यहाँ पे आईसीटी के अंदर से मिल जाता है। तो ये सारा आपका 2012 के बाद इसे इनोवेशन के साथ इसे स्टार्ट करने के लिए बोला गया। अब देखिए, जो आपको मेन पढ़ना है वो पढ़ना है एनईपी 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपका सारा का सारा ये पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन अगर देखा जाए तो यहीं पर ही आपका समिट के रह जाता है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि इसके अंदर समग्र विकास की बात बोलेगी। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये जो पेडागोजी का सिलेबस आपको दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है कि अगर आप फ्यूचर में टीचर बनते हो तो आप इन सब चीज़ों से, आपको इन सब सिचुएशन से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? तो देखिए, आप ऐसी चीज़ों को फोकस करोगे जो बच्चों के समग्र विकास, जो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनाने की बात बोली गई है।
देखिए मैंने एनईपी से रिलेटेड पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। अगर आप एनईपी प्यूपिल टीचर करके सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगी एनईपी 2020 करके। तो देखिए आप एक शॉर्ट रिवीजन में देख सकते हो, अदरवाइज इसी में ही मैं आपको एनईपी पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखिए एनईपी 2020 में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात बोलेगी। और एनईपी आया क्यों? एनईपी इसलिए आया क्योंकि देखिए अब टाइम के साथ साथ बच्चे जो हैं वो आर्ट एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा बच्चे अपनी रुचि दिखाने लगे, इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो यहाँ पे बोला गया कि हमें क्रॉस सब्जेक्ट या क्रॉस कल्चर चीज़ें हम लोगों को लेके आनी है, जिसमें हम लोग बच्चों को लिमिट ना कर दें कि अगर तुम साइंस स्ट्रीम से हो तो तुम ये पढ़ोगे, तुम कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो तुम ये पढ़ोगे, तुम आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो तुम ये पढ़ोगे। क्रॉस सब्जेक्ट और क्रॉस कल्चर को यहाँ पे प्रमोट करने की बात बोली गई। और इसके लिए बोला गया कि हम लोगों को बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास करना है, जिसमें सिर्फ एकेडमिक एरिया ना लो, एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक चीज़ों को भी आप इंक्लूड करते चलो। यानी कि बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात बोली गई, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात बोली गई। आपने सुना ही होगा PARAKH, परख की यहाँ पे बात बोली गई। परख क्या है? परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब आपको आगे का बताना है कि इसके अंदर क्या किया जाता है। ये आपका एक असेसमेंट का तरीका है, ये आपका आकलन का एक तरीका है, जिसमें आपको यहाँ पे एनईपी के अंदर इस तरीके से आकलन की बात बोली गई। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि परख का फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जब आपने NPE 1968 पढ़ा तो यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई कि एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो आपका 10+2+3 होना चाहिए, जिसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करा दिया गया 1986 में। बट ये बोला गया कि ये जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर अभी तक चल रहा था इसको अब रिफॉर्म किया जाए और इसको रिफॉर्म करके 5+3+3+4 बना दिया जाए, जिसमें 5 जो है आपका सबसे पहले क्या है, ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, फिर फाउंडेशनल, फिर मिडिल, फिर आपका सेकेंडरी स्टेज। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से बात बोली गई कि हम लोगों को जो हमारे एजुकेशन का स्ट्रक्चर सीधा हमने फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को 10 में आपका सबमिट के रख दिया था। तो देखिए इसको भी और टुकड़ों में बात बोली गई कि इसको और टुकड़ों में तोड़ दो। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गया, हम लोगों को यहाँ पे जो बच्चों के किंडरगार्टन होते हैं, प्ले स्कूल होता है, बाल वाटिका होते हैं, उनमें फोकस करो। और साथ ही साथ इस तरीके से आपका एजुकेशन का स्ट्रक्चर जो है आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए ये जो NEP 2020 है इसमें बोला गया कि अगर आप चाहते हो कि बच्चे जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से सीखें तो हमें क्या करना है, हमें FLN को यहाँ पे लेके आना है। FLN क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको मैं यूनिट 2 में भी अलग से कवर कर चुकी हूँ। यहाँ पे भी हम एक बार देख लेते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में क्या है, यहाँ पे बोला गया कि हम लोगों को अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो अर्ली चाइल्डहुड के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर यहाँ पे आपको साक्षरता और संख्या ज्ञान की कमी दिखेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये बोला गया कि हम लोगों को क्या करना है, ग्रेड 3 तक के बच्चों को आपको संख्या ज्ञान और एक तरीके से न्यूमरेसी पे ध्यान देना है, जिसके अंदर हमें 4 अलग अलग स्टेज बताए गए। सबसे पहले बाल वाटिका, फिर आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि FLN आपका हाईएस्ट कौन से क्लास के लिए, तो आप बोलोगे ग्रेड 3 तक के लिए। और इसमें हमारे बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा उसमें 3 एरिया बताए गए। 3 कौन कौन से एरिया बताए गए कि सबसे पहले तो बच्चे की हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट मैंने लिखा है इसमें हेल्थ पे ध्यान दीजिए। दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बच्चा किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, एक अच्छा कम्युनिकेटर है या नहीं है। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे बोला गया, वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ FLN और ECCE में भी ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया, और जब मैंने क्वेश्चन सीरीज लेके आई हूँ मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया है। मैंने क्या बोला कि FLN के अंदर ये बोला गया कि हम लोगों को साक्षरता और संख्या ज्ञान पे ध्यान देना है। और कब तक ध्यान देना है, या आपका 2026-2027 तक आपको ये चीज़ अचीव करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। जिसमें क्या
क्या बोला गया, ग्रेड 3 तक के बच्चों को साक्षरता और संख्या ज्ञान पे ध्यान दीजिए। इसके अंदर यहाँ पे बोला गया कि हमारे डेवलपमेंट के, हमारे जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के 3 एम हैं, 3 एम में से 2 एम मैंने बता दिया है कि हमें स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, साथ ही साथ हमें बच्चे को एक अच्छा एक वक्ता बनाना है, कम्युनिकेटर बनाना है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। तीसरा आपको बताना है कि ये तीसरा एम यहाँ पे क्या बोला गया। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए एफएलएन को यहाँ पे अचीव करने के लिए, एफएलएन को अचीव करने के लिए हमारा यहाँ पर निपुण भारत मिशन यहाँ पे बनाया गया। निपुण भारत मिशन क्या है, निपुण भारत मिशन के अंदर हमें प्रॉपर यहाँ पे गाइडलाइन दे रखी है कि यहाँ पे बाल वाटिका के बच्चों को क्या क्या चीजें पढ़ाएं, ग्रेड 1 के बच्चों को क्या क्या चीजें पढ़ाएं, ग्रेड 2 के बच्चों को क्या क्या चीजें पढ़ाएं। जैसे बाल वाटिका में ये बोला गया कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 1 से लेकर 10 तक की गिनती, सिंबल्स वगैरह बच्चों को आनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेड 1 बाल वाटिका हो गया, ग्रेड 1 के बच्चों को 99 तक काउंटिंग आनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेड 2 के बच्चों को 999 तक आनी चाहिए काउंटिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे निपुण भारत मिशन जो है वो इसी वजह से बनाया गया। निपुण भारत मिशन का आपका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी। अब देखिए प्रोफिशिएंसी इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये निपुण भारत मिशन है ये इसी वजह से बनाया गया ताकि एफएलएन अचीव हो सके। कब तक अचीव हो सके, 2026-2027 तक अचीव हो सके। ये ईयर आपको याद रखना है। इसके डेवलपमेंट के 3 गोल हैं। ये कौन से क्लास तक के लिए, क्लास 3rd तक के लिए, और ये सारी चीजें किसके अंदर है, ये सारी चीजें आपका एनईपी 2020 के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसकी बात हम लोगों को यहाँ पे कहाँ की गई थी, यहाँ पे आपका एनपीई 1986 में की गई थी। उसको दोबारा यहाँ पे एक तरीके से प्रमोट करने की बात बोली गई, जिसका मेन रीजन यही है कि अर्ली चाइल्डहुड में आपको केयर और यहाँ पे एक तरीके से बच्चे की सुरक्षा और बच्चे की शिक्षा पे क्यों ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि 85% ब्रेन का डेवलपमेंट, जो आपका मस्तिष्क का विकास है, वो 6 वर्ष तक हो जाता है। तो आप छोटे बच्चों पे अगर ध्यान दोगे तो बच्चे का विकास भी उसी तरीके से होगा। और ये बोला गया कि आपका ECCE जो है 2030 तक यहाँ पे आप अचीव कर लो, ये चीज बोली गई। एनईपी में ये सारी चीजें अभी अभी रिसेंटली आई है, इनको अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग की बात बोली गई, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंट से सीखना, प्रमोट करना बच्चे को ताकि वो एक इनोवेटिव थॉट कर सके, यानी कि आविष्कार की तरफ बने, खोजकर्ता बने, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग यानी कि योग्यता आधारित शिक्षा, इन सब चीज़ों की बात बोली गई। और वो बातें जो आपका यहाँ पे ये जो आपका चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, वो बात यहाँ पे भी बोली गई कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच करनी है। अब देखिए इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए, यानी कि ये जो जितने भी मैंने पॉइंट बोले, इन सबको अचीव करने के लिए टीचर भी तो ट्रेंड होनी चाहिए। और टीचर की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बोला गया कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे निष्ठा को अपनाना है। अब ये निष्ठा आपका क्या है, यहाँ पे एक नेशनल इनिशिएटिव रखा गया, एक राष्ट्र स्तर पे एक इनिशिएटिव लिया गया जिसमें स्कूल हेड और टीचर्स का होलिस्टिक एडवांसमेंट की बात बोली गई कि टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी हमें ध्यान देना है। तो ये जो आपका निष्ठा है ये किसके लिए है, ये टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए है। और इसके साथ साथ सफल योजना की भी बात बोली गई। सफल योजना में क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड बेस असेसमेंट की बात बोली गई, जो कि ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए है। ये आपका क्वेश्चन अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम में आया था। तो इस तरीके से आपकी जो पूरी एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, जो आपकी शिक्षा नीतियां हैं, ये यहाँ पे रखी गई। अब आप कहेंगे कि मैंने आपका एनईपी 2020 यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ा है। एनईपी 2020 पे मैंने सिंगल वीडियो भी बनाई है। एफएलएन ECCE पे भी सिंगल वीडियो है, जो कि मेरी वीडियोस बड़ी नहीं होती। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे अप्रिशिएट करने के लिए यही चीज़ बोलते हो कि मेरी वीडियोस बड़ी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम कितना आप लोगों के लिए अभी कीमती है।
है। तो मैंने यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए, इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ बाकी जो आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में आपके टॉपिक्स दिए गए हैं उनको भी जरा आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर हम यहाँ पे FLN को और डिटेल में देखें, जिसे हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के नाम से जानते हैं, तो देखिए NEP के अंदर ये हमें आर्ग्यूमेंट की गई, ये हमें बताया गया कि हमें पूरी कोशिश करनी है कि 2025 तक हम यहाँ पे FLN को अचीव कर सके, पर स्कूल को यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल पे जो टारगेट मिला वो 2026-27 का था। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया कि हम लोगों को जो यूनिवर्सल एक्विजिशन करना है, यानी कि सार्वभौमिक रूप से जो हमें यहाँ पे एक तरीके से एक्वायर करनी है चीज़ें, वो ग्रेड 3 तक के लिए किया गया। इसके अलावा बच्चा यहाँ पे रीडिंग कैसे कर सके, कॉम्प्रिहेंशन के साथ लिख सके, पढ़ सके, मैथमेटिकल ऑपरेशन को समझ सके, लाइफ स्किल समझ सके, ये आपका कब तक है, जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिएगा, 2026-27 तक, और ये ग्रेड 3 तक के लिए हमें बताया गया। इसके अलावा जैसे कि आप फाउंडेशनल स्किल में देख सकते हैं कि फाउंडेशनल स्किल में क्या क्या चीज़ें हैं। आप देखिए इतना कम टाइम है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लैंग्वेज में बच्चे को ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट कराना है, बच्चा उस चीज़ को पढ़ सके, बच्चा डिकोड कर सके, फ्लुएंटली रीड कर सके, यानी कि अच्छे तरीके से बिना रुके बिना अटके पढ़ सके, उस चीज़ का मतलब समझ सके, लिख सके, मतलब लिखना पढ़ना आपका जो LSRW स्किल है इसके यहाँ पे बात बोलेगी। इसके अलावा देखिए अगर हम यहाँ पे न्यूमरेसी की बात करें तो संख्या ज्ञान में आपको मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग, यहाँ पे शेप्स को समझना, जो हमें मैथ्स में सिलेबस दे रखा है उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे और प्रिसाइज बोला गया। अब देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि FLN के अंदर हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के 3 गोल दिए गए। वो तीनों गोल एक बार मैं ही बता देती हूँ आपको कि पहला गोल है यहाँ पे हेल्थ पे आपको ध्यान देना है सबसे पहले। तो देखिए गोल 1 यहाँ पे गुड हेल्थ की बात बोलेगी। दूसरा, बच्चे को एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाना है, यानी कि अपनी बात को आपके सामने रख सके, साथ ही साथ वो आपका एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट हो सके, वो अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट हो सके। बाकी सभी पॉइंट ऑलमोस्ट मैंने आपका जो अभी NEP 2020 आपके साथ डिस्कस किया उसके अंदर मैंने आपके साथ कवर कर लिया। बाकी जो आपका ECCE है वो आपका कब तक अचीव करना है, वो आपका 2030 तक अचीव करना है। और ये क्यों लाया गया, क्योंकि 85% ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो कब तक हो जाता है, वो आपका 3 साल तक हो जाता है। साथ ही साथ आप लिखना चाहें तो अपने नोट्स में ये ऐड कर सकते हैं कि बाल वाटिका में बच्चों को क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए, ग्रेड 1 में क्या क्या चीज़ें आनी जानी चाहिए, ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। हर जगह यहाँ पे लिखा है 2026-2027 तक ये चीज़ आपको अचीव करनी है। इसके अलावा देखिए जैसे कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पे निष्ठा ट्रेनिंग की भी बात बोली गई। तो देखिए निष्ठा क्या है, निष्ठा एक यहाँ पे वर्ल्ड लार्ज स्केल में एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे टीचर्स के होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए रखा गया। इसके अलावा दीक्षा ई पोर्टल की यहाँ पे बात बोली गई। ये सारे टर्म मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, आप लोग वीडियोस देखिए, आपके साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की है। दीक्षा क्या है, आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि एक ऑनलाइन मोड है जहाँ पे आप चीज़ें सीख सकते हैं। इन सभी चीज़ों की बात किस में की गई है, इन सभी चीज़ों की बात NEP 2020 में की गई है, जो कि अभी आपको मैंने डिटेल में बोर्ड में भी एक्सप्लेन किया और अभी ये सारे पॉइंट आप देख सकते हो। लिटरेसी कंटेंट में ये चीज़ें आ जाती हैं, न्यूमरेसी कंटेंट में ये चीज़ें, यानी कि लिटरेसी में आपका LSRW आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। न्यूमरेसी में नंबर्स से एग्जाम्पल आप रिलेट करके पढ़ा सकते हो, मतलब किस तरीके से आप पढ़ा सकते हो इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। अब देखिए लिटरेसी में आप क्या कर सकते हो कि बच्चे को यहाँ पे रियल मटेरियल के साथ चीज़ें पढ़ा सकते हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट दिखाओ, जैसे एप्पल के बारे में बताना है तो एप्पल दिखा दो, इस तरीके से आप बेसिक चीज़ों से समझा सकते हो। बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन सिखा सकते हो, ग्रामर के क्वेश्चन बैंक दे सकते हो, या फिर कोई कहानी वगैरह सुना सकते हो। इसके अलावा नंबर्स के लिए आप वीडियोस दिखा सकते हो, आप बच्चों के मिसकंसेप्शन को शॉर्ट शॉर्ट वीडियो से क्लियर कर सकते हो, बच्चे को कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के वीडियोस दिखा सकते हो, बच्चे को असेसमेंट बैंक यानी कि क्वेश्चन बैंक दे सकते हो।
तो इस तरीके से आपको एनईपी में ये सारी गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के सिलेबस को देखूं तो देखिए इसके अंदर हमें एक टॉपिक दे रखा है जिसमें चाइल्ड राइट्स से संबंधित हमें यहाँ पे टॉपिक दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि चाइल्ड यानी कि बच्चा क्या होता है। तो देखिए ऐसा कोई भी जो कि आपका 18 वर्ष से छोटा हो उसको हम यहाँ पे चाइल्ड के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। तो देखिए 18 से कम वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे चाइल्ड बोला जाता है। और देखिए हमारे यहाँ तो स्पेशल प्रोविजन है, अगर ये किसी क्राइम में फंस गए जो कि आपका कोई मेजर क्राइम ना हो तो जुवेनाइल जस्टिस में भी इन्हें रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे चाइल्ड से रिलेटेड कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स है जो कि इनके राइट्स यानी कि इनके अधिकारों के लिए बने हुए हैं, उनको भी जरा फटाफट हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका आर्टिकल है यहाँ पे आर्टिकल 21A। ये जो आर्टिकल 21A है आपका आरटीई 2009 की ये बात करता है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ये बोला गया कि हम लोगों को बच्चों के लिए यहाँ पे शिक्षा जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य करना है, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की यहाँ पे बात बोली गई, जो कि आपके बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के हैं। और अगर बच्चा यहाँ पे कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है तो उसके लिए 6 से लेकर 18 वर्ष यहाँ पे बोला गया। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है हर बच्चे का अधिकार है, ये बोला गया आर्टिकल 21A में। इसके बाद आर्टिकल यहाँ पे 14 के अंदर क्या बोला गया, यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, यहाँ पे समानता का अधिकार है, हर बच्चे को समान तरीके से देखा जाए, हर बच्चे को समान अधिकार यहाँ पे मिले। इसके अलावा अगला यहाँ पे आर्टिकल है आर्टिकल 15, जो कि हमें राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो आपका भेदभाव होता है, जो आपके यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप है उनके साथ जो भेदभाव होगा, या फिर जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनके साथ कोई उनके अधिकार को लेके जो भेदभाव होगा, इसके लिए यहाँ पे ये अधिकार बना हुआ है। साथ ही साथ आर्टिकल 23 जो है ये है राइट टू बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग ट्रैफिकिंग, यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, यानी कि किसी बच्चे से ज़बरदस्ती कोई काम कराना या फिर उनको बेच देना, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। तो देखिए ये चाइल्ड और चाइल्ड राइट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जैसे कि मैंने कहा आपके सिलेबस में यहाँ पे आरटीई को यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, उसको जरा डिटेल में देखते हैं। फिर पॉस्को एक्ट भी देखेंगे जो कि इस टॉपिक से संबंधित है, ताकि आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन ये अच्छे से कवर हो। जैसा कि हम यहाँ पे चाइल्ड राइट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो देखिए कौन कौन से चाइल्ड राइट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बता रखा है। सबसे पहले तो होता है द राइट टू एजुकेटेड, यानी कि बच्चा जो हो वो शिक्षित हो, जिसके लिए यहाँ पे आरटीई का गठन किया गया। राइट टू एजुकेशन को एक्ट को यहाँ पे इंक्लूड करने की बात बोली गई, जिसके अंदर ये बोला गया कि हम लोगों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करना है, जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष का होगा। इसके अलावा द राइट टू बी हेल्दी, यानी कि बच्चे को स्वस्थ रहने का भी यहाँ पे हक है। और इसके लिए यहाँ पे फिजिकल कोग्निटिव हेल्थ पे तो हम ध्यान देते ही थे, बट मेंटल हेल्थ का भी टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया गया। इसके अलावा क्या है, द राइट टू बी ट्रीटेड फेयरली। अब देखिए हर किसी को एक फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, एक इक्विटी के साथ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और इक्विटी के लिए यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया, जिसके अंदर एनईपी भी बोलता है कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा, जिसमें हम सभी बच्चों को समान अधिकार देके पढ़ाते हैं। इसके अलावा द राइट टू बी चाइल्डहुड। अब देखिए चाइल्डहुड का यानी कि बाल्यावस्था का हम लोगों को यहाँ पे केयर भी करना है, देखभाल भी करना है। इसके लिए यहाँ पे ECCE को यहाँ पे प्रमोट करने की बात बोली गई। इसके अलावा द राइट टू बी हेयर्ड, यानी कि बच्चों की बात को सुनना है, बच्चों को नकारना नहीं है। तो हमें यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यहाँ पे देना है। CCE कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जो बच्चे का करेंगे, उसमें भी हमें लर्नर सेंटर अप्रोच को ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ाना है। तो ये कुछ राइट्स हैं जिनको हम ध्यान में रख के ही चाइल्ड राइट्स को हम आगे को प्रोसीड करेंगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यहाँ पे आरटीई 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब देखिए इसका अगर हम पूरा नाम देखें तो ये है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये बोला गया, वो भी आपका
कब से तक कब तक के बच्चों के लिए? ये 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट यहाँ पे होता है जिसके अंदर ये माना जाता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को हमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पे प्रदान करनी है। अब देखिए ये आपका कब बना था, इसका निर्माण हुआ था हमारे सामने 2009 में, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा ये जो आरटीई है ये आपका कब लागू हुआ? ये आपका 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। जेएनके को छोड़ के बाकी इंडिया के सभी स्टेट में इसको लागू किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। साथ ही साथ ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट है? ये आपका 86 अमेंडमेंट है, जो कि आर्टिकल 21, जो कि आपको यहाँ पे राइट टू एजुकेशन के अंदर, यहाँ पे आपका आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन को भी राइट ऑफ लाइफ यानी कि एक हमारा शिक्षा का अधिकार यहाँ पे बना दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद करना। अब देखिए आरटीई के अंदर हम बात करें तो बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, उन सेक्शन के अंदर बहुत सारी प्रोविजन दे रखी है, वो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो स्लाइड अभी आपके साथ शो होगी जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, जिसमें हमें ये बता रखा है कि प्यूपिल टीचर रेशियो कैसे होने चाहिए, बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसके अलावा क्या रेशियो होना चाहिए हमारे क्लासरूम में, कितने वर्किंग डेज, कितने वर्किंग हार, सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे वर्किंग डेज कितना होना चाहिए। उनका यहाँ पे वर्किंग डेज बता रखा है 200 दिन, ये आपको याद करना है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल हार्स यानी कि कितने घंटे उन्हें पढ़ाया जाए छोटे बच्चों को, ये बता रखा है हमें 800 घंटे यहाँ पे पढ़ाना है। इसके अलावा यही आपका 6 to 8 क्लास का अगर बच्चा है तो उसके लिए वर्किंग डेज जो बता रखे हैं वो 220 दिन बता रखे हैं, जबकि इंस्ट्रक्शनल हार यानी कि कितने घंटे उन्हें पढ़ाया जाए तो 1000 घंटे यहाँ पे बता रखे हैं। इसके अलावा जो अभी केवीएस का डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया कि आरटीई के अंदर जो टीचर्स को पर वीक पढ़ाना है वो कितने घंटे है, वो आपका 45 हार है। इसके अलावा अगर हम प्राइमरी बात करें तो प्यूपिल टीचर रेशियो यहाँ पे 30:1 का यहाँ पे बताया गया। साथ ही साथ आरटीई में हमें एक और पॉइंट ऐड किया गया, ये कि अगर कोई बच्चा जो कि नॉर्मल बच्चा है बट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है या फिर डिफरेंटली एबल है, तो उसके लिए यहाँ पे जो डिफरेंटली एबल नहीं है उनके लिए जो एज ग्रुप रखी गई वो 6 से लेकर 14 वर्ष रखी गई। बट अगर कोई बच्चा स्पेशल नीड वाला है तो उसके लिए जो एज ग्रुप रखी गई वो 6 से लेकर 18 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। तो ये दोनों एज ग्रुप आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए आरटीई से संबंधित जैसे कि मैंने कहा कि कई सेक्शन आपके बने हुए, उन कई चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के अंदर कई सारे सेक्शंस यहाँ पे मेंशन है जो कि आपको एज इट इज लर्न करने हैं। वो अभी इतना सारा यहाँ पे बोर्ड में मैं नहीं लिख पाऊंगी, इसलिए मैं आपको स्लाइड यहाँ पे शो करती हूँ। इसके आगे का टॉपिक उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मैंने आप लोगों के साथ आरटीई 2009 ये डिस्कस किया, इसके अंदर हम लोगों को कुछ चैप्टर्स और कुछ सेक्शन दे रखे हैं, इनको जरा फटाफट हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपको 7 यहाँ पे चैप्टर दे रखे हैं और 38 यहाँ पे सेक्शन दे रखे हैं। एक अमिटमेंट के बाद 39 हो गए, इसको आप यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा। अब इसमें से जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 के अंदर आपका यहाँ पे 2 सेक्शंस रखे गए। पहला सेक्शन क्या है, यहाँ पे शॉर्ट टाइटल वगैरह बताना है, यानी कि आरटीई को यहाँ पे डिफाइन करने की बात बोली गई है कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसको आपको समझना है। और ये जो आरटीई है ये आपका इंडिया के सभी स्टेट में लगता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें आप उसी तरीके से समझेंगे तो आपको उतना ही क्लियर होगा। तो देखिए चैप्टर 1 का जो पहला सेक्शन है वो किस पे है, इसकी परिभाषा पे है। ये चीज़ मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकती हूँ। इसकी परिभाषा पे आपका है, किसकी परिभाषा, आरटीई की परिभाषा, जो कि है आपका अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात जो बोली गई, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और साथ ही साथ ये आपका पूरी इंडिया में आपका लगता है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट टाइटल को एक्सप्लेन करने की बात बोली गई थी, तो शॉर्ट टाइटल को हमने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा यहाँ पे जो सेक्शन 2 है इसमें डेफिनेशन को और ज़्यादा प्रिसाइज किया गया है, मतलब चाइल्ड क्या है, बच्चा क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि बच्चा वो है जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक का होगा।
इसके अलावा एलिमेंट्री एजुकेशन कब तक का है, क्लास 8 तक की एलिमेंट्री एजुकेशन है। बच्चा जो वीकर सेक्शन से होगा उसका मतलब क्या है, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा, मतलब छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। अब इसके अलावा जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के अंदर जो सेक्शन हमें बताए गए, चैप्टर 2 के अंदर जो तीसरा सेक्शन हमें बताया गया उसमें आरटीई का जो एज ग्रुप दे रखा है वो बताया गया। तो देखिए नॉर्मल चाइल्ड के लिए 6 से लेकर 14 वर्ष, गिफ्टेड चाइल्ड के लिए 6 से लेकर 18 वर्ष। अब देखिए ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको समझ रहे हैं। इसके अलावा जो सेक्शन 4 है उसमें एडमिशन से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया कि आप बच्चों को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते हो, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक का अगर बच्चा आपके स्कूल में आता है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन 5 जो है वो ये बताता है यहाँ पे स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको हम टीसी के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगर आपको स्कूल छोड़ते हुए टीसी चाहिए तो कोई स्कूल मना नहीं कर सकता, और साथ ही साथ यहाँ पे स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 7 दिन के अंदर यहाँ पे कंपलसरी आपको टीसी उनको देना पड़ेगा, अगर आप किसी भी स्कूल में किसी भी रीज़न की वजह से जा रहे हो। इसके अलावा देखिए अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में जो सेक्शन 6 है उसके अंदर यहाँ पे आपके घर और आपके होम का डिस्टेंस यहाँ पे बता रखा है। जैसे कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो कि 1 किलोमीटर के अंदर आएंगे उनको आपको एडमिशन देना पड़ेगा, और अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 में यहाँ पे 3 किलोमीटर का दायरा ये बना दिया गया है। साथ ही साथ सेक्शन 7 के अंदर यहाँ पे देखिए आरटीई को लागू करने के लिए या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को इंक्लूड करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो यहाँ पे सेंट्रल और जो गवर्नमेंट स्टेट है वो पैसा देती है। अगर हम बाकी स्टेट में देखें तो सेंट्रल लेवल पे 60% और स्टेट लेवल पे 40%। अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखें तो वही आपका सेंट्रल लेवल पे 90% और स्टेट के लिए 10% ये रखा गया है, ये आपको याद रखना है। चैप्टर 4 जो है वो आपको टीचर्स और बच्चों के जो टीचर्स और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है, जिसमें कई सारे सेक्शन यहाँ पे इंक्लूड है। जैसे सेक्शन 12 जो है वो बताता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए 25% रिजर्वेशन। ये आपने भी देखा होगा कि आपकी जब आप स्कूल पढ़ते थे तो आपकी क्लास में भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए सीट रिजर्व्ड होती है, या फिर आपने अपने घर में भी किसी का देखा होगा कि आपके घर में कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उनके क्लास में जो बच्चों के लिए सीट रिजर्व की जाती है वो सेक्शन 12 के अंदर है। सेक्शन 13 जो है वो बताता है कि हम लोग कोई भी फ़ी नहीं ले सकते पेरेंट्स से यहाँ पे आरटीई के अंदर, और कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे पेरेंट्स का। स्पेशली एक पेरेंट्स यहाँ पे ह्यूमिलेटेड फील करते हैं अगर उन्हें चीज़ें ना आए, तो पेरेंट्स और बच्चों का यहाँ पे कोई एडमिशन प्रॉपर टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, एक फॉर्मल टेस्ट बच्चे का लिया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 14 का जो फर्स्ट प्रोविज़न है उसमें यहाँ पे बोला गया है अगर कोई स्कूल आरटीई के तहत यहाँ पे जो है बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं उनसे अगर फीस लेते हुए पाए गए तो उनको यहाँ पे फाइन देना पड़ेगा, तो इस तरीके का प्रोविज़न है। और सेक्शन 14(2) जो है उसमें यहाँ पे बता रखा है, पहले के टाइम में ये होता था, मुझे अपना भी याद है मेरे घर में बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से एक स्कूल ने वहाँ पे एडमिशन देने से मना किया था। तो देखिए यहाँ पे अब ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट ना होने पर भी अगर आपके पास ओरिजिनल बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं तो एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। और सेक्शन 15 जो है इसके अंदर क्या बताया गया कि आप एकेडमिक ईयर के बीच में या फिर स्टार्टिंग में कभी भी आओ आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई स्कूल आपको मना नहीं कर सकता। सेक्शन 16 जो है वो नो डिटेंशन पॉलिसी, किसी को हम निकाल नहीं सकते, मतलब कोई बच्चा फेल भी हो जाए तो आपको उसको एक चांस और देना है, जैसे कि हम लोगों के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम वगैरह होते हैं या फिर री एग्ज़ाम वगैरह कराने, बट बच्चों को हम स्कूल से निकाल नहीं सकते। इसके अलावा यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे जो सेक्शन 17 है उसमें स्कूल में आपको हैरेसमेंट की बात बोली गई है, जैसे कि फिज़िकल और मेंटल तरीके से स्कूल वाले या फिर स्कूल के टीचर्स वगैरह बच्चे को हैरेस नहीं कर सकते, बच्चे का उत्पीड़न नहीं कर सकते। इसके अलावा सेक्शन 21 जो है इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें लिख दीजिएगा कि इसके अंदर हमें एसएमसी की बात बोली गई, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात बोली गई। इसको बनाने के लिए इसमें 3/4 मतलब 4 में से 3 मेंबर आपके स्कूल के होंगे, एक आपके पेरेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं इस एसएमसी में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के, बाकी 50% जो होंगी इसमें फीमेल्स होंगी ताकि बच्चों से वो कनेक्ट हो सकें। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेक्शन 22 जो है वो स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बात बोली गई है, ये स्कूल के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया।
जो सेक्शन 23 है इसमें टीचर्स की क्वालिटी के बारे में बताया गया कि टीचर्स के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सेक्शन 14 जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उनके कार्य क्या होने चाहिए, उनके ऊपर किस तरीके का काम, उनको किस तरीके का काम करना है। सेक्शन 27 जो है वो ये बताते हैं कि किसी हम परमानेंट टीचर से कोई नॉन टीचिंग वर्क नहीं करा सकते एक्सेप्ट इलेक्शन के टाइम में उनकी जॉब लगती है अलग काम के लिए, बट अदरवाइज हम नहीं करा सकते। सेक्शन 28 जो है यहाँ पे ट्यूशन को अलाउ नहीं किया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट टीचर जो है घर में ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ा सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो चैप्टर 5 है उसके अंदर हमें सेक्शन 30 के अंदर यहाँ पे लर्निंग रिकॉर्ड रखने की बात बोली गई है, जो कि पोर्टफोलियो असेसमेंट के थ्रू रख सकते हैं। सेक्शन 25 जो है ये हमें स्टूडेंट टीचर रेशियो के बारे में बता रखा है कि प्राइमरी लेवल पे यहाँ पे एक टीचर के साथ 30 बच्चे और अपर प्राइमरी में यहाँ पे 35 बच्चे यहाँ पे होंगे एक टीचर के साथ। इसके अलावा हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रखे हैं जो आप यहाँ पे लिखिएगा कि 1st to 5th के लिए जो मिनिमम वर्किंग डेज होगा वो 200 दिन, इंस्ट्रक्शनल हार 800 हार, जो 6 to 8 के बच्चे हैं उनमें वर्किंग डेज होगा 220। ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो याद करने वाली चीज़ है उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। और मिनिमम इंस्ट्रक्शनल हार जो होगा वो 1000 हार। इसके अलावा ये नोट्स के ही आपके ये पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और एक वीक में जो टीचर्स के लिए वर्किंग हार होगा वो 48 हार्स यहाँ पे है। ये आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे पॉस्को राइट डिस्कस करती हूँ जो कि आपका चाइल्ड राइट्स के अंदर ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगर हम यहाँ पे चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे पॉस्को राइट जो है वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है ये देखते हैं, ये कब आपका बना था, ये किन के लिए है। तो ये आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है जिसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। यानी कि कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उससे बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए आपका ये पॉस्को एक्ट बनाया गया, वो भी 2012 में। तो देखिए इसके अंदर क्या बोला गया कि ये एक ऐसा एक्ट है जो कि बच्चे को 3 चीज़ों से मेनली यहाँ पे बचाता है। एक सेक्सुअल असॉल्ट से यानी कि यौन उत्पीड़न से, इसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट से यानी कि जो एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि कुछ गलत बच्चों के साथ होता है वो भी सेक्सुअली, या फिर पोर्नोग्राफी से यानी कि जो अश्लील तरीके से जो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं, वीडियोस वगैरह। तो देखिए इन सभी चीज़ों से यहाँ पे बचाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है, एज लिमिट यहाँ पे 18 ईयर्स की रखी गई है। और पनिशमेंट अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पाया जाता है इस सब चीज़ों को करते हुए तो न्यूनतम जो है वो 10 वर्ष यहाँ पे रखे हुए हैं। और देखिए ये जो नोट्स मैं आपके साथ ये शो कर रही हूँ, ये जो कुछ टॉपिक है ये आपके पेड फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है जो कि स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँ तो आगे यहाँ पे पॉस्को एक्ट के कुछ प्रिंसिपल हैं। जैसे कि पॉस्को एक्ट जो है वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनके डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे समग्र विकास के लिए बनाया गया कि बच्चों के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे चीज़ें, बच्चों के हित में चीज़ें हमें करनी है। इसके अलावा अगला जो है राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल, यानी कि जीवन का जो अधिकार है वो आपका सबका है। हम किसी भी बच्चे को यहाँ पे साइकोलॉजिकल तरीके से, फिजिकल तरीके से, इमोशनल मेंटल तरीके से हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी हार्म के बारे में हम नहीं सोच सकते। हमें बच्चों के बेस्ट मैनर के बारे में सोचना है कि बच्चों के लिए क्या चीज़ सही है, हमें उस तरीके से काम करना है। इसके अलावा यहाँ पे राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड कंपेशन। अब देखिए यहाँ पे एक गरिमा होती है किसी भी चीज़ को सोचने की, किसी भी चीज़ के बारे में करने की। तो जो विक्टिम हो, जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, उसको हमें सेंसिटिवली केयर करना है और सेंसिटिव तरीके से उसके मामले को जांचना है। हम लोगों को, जो बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा परेशान नहीं करना। इस एक्ट के अंदर ये सब चीज़ें बताई गई। इसके अलावा ये है कि अगला राइट टू प्रोटेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि यहाँ पे हम भेदभाव से, हमें बच्चे को यहाँ पे एक तरीके से सुरक्षा देनी है। हमें बच्चों के टेम्परामेंट को, उनकी मनोदशा को समझना है और उन्हें जस्टिस दिलाने की हमें कोशिश करनी है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा राइट टू बी इन्फॉर्म यानी कि सूचना का अधिकार। अब देखिए यहाँ पे हमें जो विक्टिम है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है उसे लीगल प्रोसीजर के थ्रू हम लोग क्लियरली उससे चीज़ें पूछें कि क्या चीज़ हुआ था, किसने किया था, मतलब क्लियर एक्सप्लेनेशन उसके हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम ये ना सोचें, उसे इग्नोर ना करें। इसके अलावा देखिए अगला है स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम पॉस्को एक्ट के अंदर देखें तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सीरियसली कुछ प्रिवेंटिव मेजर यहाँ पे लेने होंगे, ताकि जिन बच्चों के साथ कुछ जो विक्टिम है बच्चे, उनके साथ जो हाई रिस्क आपका बनता है एक तरीके से क्योर का। देखिए अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो मेंटली फिजिकली वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें प्रिवेंटिव मेजर जो हैं वो भी बहुत ध्यान से रखने हैं। राइट टू सेफ्टी। अब देखिए सुरक्षा का अधिकार तो हर बच्चे का है, और अगर कोई फिजिकल मैनर में यहाँ पे असुरक्षित बच्चा है तो उसको हमें सुरक्षा देना हमारा ये एक अधिकार है। इसके अलावा राइट टू प्रिवेसी। अब देखिए अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, कभी भी विक्टिम का नाम वगैरह शो नहीं करते, तो प्रिवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो पूरी सोसाइटी में अगर पता चल जाता है या फिर पूरी कम्युनिटी को पता चल जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ अगर यहाँ पे एक उसे जस्टिस मिलने के बाद भी लोग उसे अलग ही नज़रिए से देखेंगे। तो जो एक यहाँ पे प्रिवेसी है, इसका अधिकार भी सबको है, और किसी की प्रिवेसी के साथ हम ये चीज़ वायलेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा हम लोगों को जो विक्टिम है उसकी बात को सुनना भी है, और उसके साइड से हमें सारी चीज़ें एक उसके पॉइंट ऑफ व्यू के उसके कंसर्न को हमें यहाँ पे समझना है। अब देखिए ये जो पॉस्को एक्ट है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे सेक्शंस और कुछ यहाँ पे असॉल्ट वगैरह बनाए गए हैं, जिसका अकॉर्डिंग यहाँ पे पनिशमेंट भी डिसाइड की गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे पेनिट्रेटिव सेक्स में यहाँ पे इन्वॉल्व होता है किसी बच्चे के साथ, तो ये एक तरीके से रेप का माना जाता है, और ये आपका सेक्शन 4 और 6 में यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसके लिए 10 साल की सज़ा यहाँ पे बताई गई। पर अगर विक्टिम जो है वो 16 साल से कम हो तो ये जो मिनिमम एज है यहाँ पे जो एक यहाँ पे जेल भेजने की, वो 20 साल तक भी हो सकती है। साथ में कुछ यहाँ पे फाइन देना पड़ेगा। साथ ही साथ सेक्शन 8 और 10 में यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट की बात यहाँ पे की गई, जिसके लिए 3 से लेकर 7 वर्ष तक की जेल और कुछ फाइन की यहाँ पे बात बोली गई। सेक्शन 12 जो है यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात बोली गई, यानी कि यौन उत्पीड़न जो होता है, इसमें 3 वर्ष के यहाँ पे जेल और साथ में साथ कारावास और फाइन की यहाँ पे बात बोली गई। सेक्शन 14 और 15 में यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चों को अगर यूज़ किया जाए, जैसे कि कोई वीडियो वगैरह, अश्लील वीडियो वगैरह बनाने में, तो देखिए ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे 3 से लेकर 7 साल की जो जेल है और यहाँ पे फाइन की भी बात बोली गई। इसके अलावा जो पॉस्को एक्ट है इसमें आपका सेक्शन 377 में आपका यहाँ पे अननेचुरल ऑफेंस की बात बोली गई, जिसके लिए 10 साल की यहाँ पे सज़ा की बात बोली गई। तो इस तरीके से पॉस्को एक्ट जो है आपका इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? पॉस्को एक्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्ट आपका वन ऑफ द रीसेंट एक्ट यहाँ पे माना जाता है। तो इस तरीके से कुछ चाइल्ड राइट्स हैं, यानी कि कुछ राइट्स हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे सेफ्टी का हो गया, यहाँ पे एजुकेशन का हो गया, इक्वालिटी का हो गया। ये बच्चों के कुछ राइट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, और जिसके लिए आरटीई, पॉस्को राइट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। अब देखिए अगर हम इस यूनिट के बारे में बात करें तो ये जो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, इसके अंदर हमारा शिक्षा को लेके क्या हमारा पर्सपेक्टिव है, क्या हमारा नज़रिया है, ये चीज़ हमें देखना था। तो देखिए अलग अलग नीतियाँ हमने देखी, कुछ राइट्स हमने देखे। अब देखिए यहाँ पे अगर एक टीचर के पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, एक यहाँ पे शिक्षक के फॉर्म में अगर हम देखें कि अगर हम एक शिक्षक है तो हमारा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, किस तरीके से हमें शिक्षा जो है वो प्रदान करनी है। सबसे पहले तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि समग्र विकास पे हम लोगों को ध्यान देना है। साथ ही साथ हम लोगों को पढ़ाते हुए ये ध्यान रखना है कि हम लोग लर्नर सेंटर अप्रोच से यहाँ पे पढ़ाएं, यानी कि लर्नर्स को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों को
क्रॉस सब्जेक्ट यानी कि अगर एक सब्जेक्ट जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं साइंस पढ़ा रही हूँ पर बच्चा कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहा है, तो मैं ये ना सोचूं कि वो स्पेलिंग मिस्टेक जो इंग्लिश टीचर है वो डिक्टेशन के टाइम में ठीक करे, तो मैं वो चीज़ यहाँ पे करेक्ट कर सकती हूँ। ये आपका होता है क्रॉस सब्जेक्ट। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे असेसमेंट का तरीका भी बताया रखा है कि परख की तरह करना है हमें, यानी कि इनके परफॉर्मेंस, इनके एनालिसिस, सब चीज़ों को रिव्यू करना है ताकि वही हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इस तरीके से हमें करना है। और हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है और बच्चे के जो चाइल्ड राइट्स हैं उन पे हम ध्यान दे सकते हैं कि बच्चों के अधिकार उनसे ना छीने जाए, इस चीज़ के बारे में बोला गया है। साथ ही साथ हम लोग क्लासरूम के एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रिंट रिच बना सकते हैं, यानी कि प्रिंट समृद्ध एनवायरनमेंट हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को इन 5 यूनिट से क्या सीखने को मिला कि हम लोग यहाँ पे एक कहते हैं ना आइडियल टीचर, आइडियल जैसा कोई शब्द नहीं होता, बट एक तरीके से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं खुद में भी, स्टूडेंट में भी और स्कूल पूरे करिकुलम में भी। आई होप ये जो यूनिट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये आपको क्लियर हुई होंगी और मैं एक विजन आपको दे पाई होंगी कि इन यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब देखिए व्हाइट बोर्ड में वीडियो बनाना इजी नहीं होता, बिल्कुल भी इजी नहीं होता। एक पार्ट लिखो, उसे मिटाओ, फिर बनाओ, वो चीज़ बहुत टफ है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर करना था कि इन यूनिट्स के अंदर क्या चीज़ें दे रखी है। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे हो एग्ज़ाम्स तक, जैसे कि स्पेशली अब जो टीजीटी के एग्ज़ाम्स है वो तो स्टार्ट हो ही गए, बट पीजीटी और पीआरटी के एग्ज़ाम्स तक मैं आप लोगों के लिए जो इन यूनिट्स के मॉक टेस्ट भी जल्दी ही लेके आऊँगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।